नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज के इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी परेशानी में पड़ गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी उस परेशानी को सॉल्व करें। और आप कैसे उस परेशानी को सॉल्व करते हैं मैं जानना चाहता हूं। दोस्तों, हुआ ये कि आज मैं सुबह जब घूमने गया तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया, यार मैंने एक ये प्लांट देखा हुआ है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। तो मैंने कहा है आप भेज दो मेरे को। उन्होंने प्लांट की फोटो मुझे सेंड की, लेकिन उसको देखने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्लांट क्या है। आप लोग बता सकते हैं मुझे कि इस समस्या का समाधान कैसे करूं, कि वो प्लांट क्या है, उसका नाम क्या है भाई वो, कैसे मैं उस समस्या का समाधान करूं। तब तक सोचिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक टूल्स, या जिसको हम बोलते हैं वर्गीकीय सहायता साधन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में हमने पढ़ा है कि टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, वर्गीकरण तथा नामकरण किया जाता है। जीवों की पहचान, वर्गीकरण तथा नामकरण किया जाता है। जीवों की पहचान, वर्गीकरण तथा नामकरण का अध्ययन करने के लिए, टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के लिए जिन साधन, सामग्री या उपकरण का यूज किया जाता है, जिन साधन, सामग्री या उपकरण का यूज किया जाता है, इन सभी को टैक्सोनॉमिक टूल्स कहा जाता है, या जिसको हम वर्गीकीय सहायता साधन या उपकरण कहते हैं। हम इन्हें एड्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें, टैक्सोनॉमिक टूल्स की परिभाषा देना चाहें, तो हम क्या कह सकते हैं कि वे सभी साधन, तकनीक या उपकरण, वे सभी साधन, तकनीक या उपकरण जो वर्गीकी के अध्ययन में सहायता करते हैं, वर्गीकी के अध्ययन में सहायता करते हैं, वर्गीकीय सहायता साधन या टैक्सोनॉमिक टूल्स कहलाते हैं। अब ये टैक्सोनॉमिक टूल्स क्या हो सकते हैं भाई? ये हो सकते हैं वानस्पतिक उद्यान हो सकता है, बॉटनिकल गार्डन हो सकता है, बायोलॉजिकल म्यूजियम हो सकता है जिसको हम संग्रहालय कहते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु उद्यान हो सकता है जिसको हम जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, या वर्गीकीय साहित्य हो सकता है, वर्गीकीय टैक्सोनॉमिक लिटरेचर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है हर्बेरियम हो सकता है, वर्गीकीय कुंजियां हो सकती हैं। तो ये कुछ ऐसे साधन हैं जो किसी जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण में सहायता प्रदान करते हैं, और इन्हीं साधनों को हम टैक्सोनॉमिक टूल के नाम से जानते हैं। तो इन टैक्सोनॉमिक टूल्स का महत्व क्या है? तो टैक्सोनॉमिक टूल्स के महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला महत्व तो हमको सिंपल से समझ में आता है कि ये टैक्सोनॉमी के अध्ययन में सहायता करते हैं। ठीक है, सबसे पहला महत्व क्या समझ में आया हमें कि ये टैक्सोनॉमी के अध्ययन में सहायता करते हैं। दूसरी बात, वर्गीकीय सामग्री, वर्गीकीय सामग्री वास्तविक स्वरूप में पहचान, वर्गीकरण, नामकरण के लिए सूचना स्रोत, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी सामग्री है, ये वर्गीकीय सामग्री वास्तविक स्वरूप में पहचान, वर्गीकरण, नामकरण के लिए सूचना स्रोत तथा जीव नमूनों के संग्रहण केंद्र के रूप में होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण इसका लाभ क्या है, महत्व क्या है कि भविष्य के अध्ययन की दृष्टि से ये उपयोगी होते हैं। भाई हो सकता है कि आज कोई जीव विलुप्त हो गया और उसका अध्ययन करना है, तो यहाँ पर ये जीव जो साधन होते हैं, ये भविष्य के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। इसके अलावा अध्ययन के अलावा मनोरंजन के साधन के रूप में भी ये उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा प्रश्न कि वर्गीकीय सहायता साधन क्या है, वर्गीकीय सहायता साधन क्या है, इनके प्रकार या महत्व लिखिए, आप इसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब हम जो भी वर्गीकीय साधन है उनका हम डिटेल रूप में अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में पूरा का पूरा इन वर्गीकीय साधन को बनाना संभव नहीं है, तो इस कारण से हम 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे, और हम आज के इस वीडियो में केवल वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, जंतु विज्ञान और वर्गीकीय साहित्य को पढ़ेंगे। एक वीडियो में हम हर्बेरियम को अध्ययन करेंगे और एक वीडियो में वर्गीकीय कुंजी का अध्ययन करेंगे। देखते हैं वानस्पतिक उद्यान को।
बॉटनिकल गार्डन को कि बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप कहीं जंगल पे गए हैं और वहां पर आप देख रहे हैं कि कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो वहां के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है और धीरे धीरे करके उनकी आबादी कम होती जा रही है और बहुत ही कम संख्या में बच्चे हैं। तब आप क्या काम करेंगे भाई? एज अ बायोलॉजिस्ट होने के नाते, बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आप ये चाहेंगे कि उस पादप को उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर, उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर कृत्रिम रूप से उसके प्राकृतिक वातावरण जैसा, कृत्रिम रूप से उसके प्राकृतिक वातावरण जैसा वातावरण तैयार करके वहां पर उसको संरक्षित किया जाए। भाई ऐसे ही स्थान जो है बॉटनिकल गार्डन कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वानस्पतिक उद्यान मानव द्वारा स्थापित वे विशिष्ट स्थल होते हैं। वानस्पतिक उद्यान मानव द्वारा स्थापित वे विशिष्ट स्थल होते हैं जहां पर विशिष्ट प्रकार की वनस्पति को उनके प्राकृतिक परिवेश से लाकर कृत्रिम रूप से प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप प्राकृतिक जीवित अवस्था में संरक्षित करके रखा जा सकता है या रखा जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये विशिष्ट स्थान ऐसे होते हैं जहां पर वाइड रेंज ऑफ प्लांट का कलेक्शन, कल्टीवेशन, प्रिजर्वेशन और उनका डिस्प्ले किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इन पादप का क्या काम किया जाता है? उनका संग्रहण किया जाता है, उनको उगाया जाता है और उनको संरक्षित करके रखा जाता है। एक अच्छे वानस्पतिक उद्यान में, एक अच्छे बॉटनिकल गार्डन में एक हर्बेरियम एवं लाइब्रेरी भी पाई जाती है। विश्व में लगभग 650 से ज्यादा वानस्पतिक उद्यान है। एक अच्छे वानस्पतिक उद्यान में निम्न पादप समुदायों का कंजर्वेशन किया जाता है। कृषि में उपयोगी पौधों की वे प्रजाति, औषधीय व अन्य महत्व के पौधों, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों एवं धर्म ग्रंथों एवं साहित्य में उल्लेखित पौधों को संरक्षित किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बॉटनिकल गार्डन की हिस्ट्री की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि पहला वानस्पतिक उद्यान ग्रीस की राजधानी एथेंस में थियोफ्रास्टस द्वारा स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम वानस्पतिक उद्यान ग्रीस की राजधानी एथेंस में थियोफ्रास्टस के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन आधुनिक बॉटनिकल गार्डन की बात करते हैं तो आधुनिक बॉटनिकल गार्डन इटली के पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रांसिस बोनाफेट के द्वारा, ध्यान रखिएगा कि इटली के पादुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फ्रांसिस बोनाफेट के द्वारा सन 1545 ईस्वी में स्थापित किया गया था, जो लगभग 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, अगर हम विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान की बात करें तो महत्वपूर्ण नाम आता है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का। इसके अलावा रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड, न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन यूएसए, रियो डी जेनेरियो बॉटनिकल गार्डन और मोंटे पैलेस ट्रॉपिकल गार्डन पुर्तगाल के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। वहीं पर भारत के वानस्पतिक उद्यान की बात करें, भारत के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान की बात करें तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन सिद्धपुर कोलकाता, यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, जिसे यह एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। वहीं पर इनके अलावा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, वानस्पतिक उद्यान देहरादून और साथ ही लॉयड वानस्पतिक गार्डन दार्जिलिंग प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा और भी बॉटनिकल गार्डन्स भारत और विश्व में पाए जाते हैं। कि वानस्पतिक उद्यान का क्या महत्व होता है? वानस्पतिक उद्यान में पादपों की अनेक प्रजाति उगाई जाती है। यह प्रजाति वनस्पति शास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्रों एवं शोधकर्ताओं को तैयारी करने में मदद करती है। तो पहला महत्वपूर्ण योगदान वानस्पतिक उद्यान का क्या है? छात्रों एवं शोधकर्ताओं के अध्ययन में सहायता करती है। ठीक है। दूसरा, यह स्थल आउटडोर टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भाई आप वानस्पतिक उद्यान में जाकर किसी पौधे के गण, फाइलम, डिवीजन या अन्य जो टेक्सोनोमिक
जानकारियां हैं उनको आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि ये आउटडोर टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा देखें, वानस्पतिक उद्यान पादपों की प्रजातियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही पादप प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही देखें कि अनेक वानस्पतिक उद्यानों में हर्बेरियम एवं लाइब्रेरी की स्थापना की गई है। इस स्तर पर वर्गीकी का अध्ययन किया जा सकता है। एक और फायदा देखें कि यह अपने परिवेश व वातावरण को शुद्ध रखने का कार्य करता है। यह अपने परिवेश व वातावरण को शुद्ध रखने में सहायता करता है। हम बात करते हैं संग्रहालय या बायोलॉजिकल म्यूजियम। दोस्तों अभी तक हमने बात की है कि जीवित पादपों का संग्रहण किस प्रकार किया जाता है। अब हम समझते हैं कि यदि कोई जंतु या पादप मृत हो जाता है और जब उसको किसी स्थान पर संग्रहित करके रखा जाता है तो ऐसे स्थान जो है संग्रहालय या बायोलॉजिकल म्यूजियम कहलाते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहां पर पौधे एवं जंतुओं के प्रतिदर्शों को अध्ययन एवं संदर्भ हेतु संरक्षित करके रखा जाता है। संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहां पर पौधों एवं जंतुओं के प्रतिदर्शों को, नमूनों को अध्ययन एवं संदर्भ हेतु संरक्षित करके रखा जाता है। दोस्तों यहां पर प्रतिदर्शों को शुद्ध अवस्था में, यहां पर शुद्ध अवस्था की बजाय यहां पर शुष्क अवस्था में, यहां पर प्रतिदर्शों को शुष्क अवस्था में या विलयन संग्रहण द्वारा संरक्षित करके रखा जाता है। दोस्तों जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो उसको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, वानस्पतिक संग्रहालय के रूप में और जंतु संग्रहालय के रूप में। वानस्पतिक संग्रहालय के अंतर्गत उन पादपों का संग्रहण किया जाता है जिनके हर्बेरियम नहीं बनाए जा सकते, जैसे कि शैवाल, कवक, मांस या जिम्नोस्पर्म आदि को संरक्षित करके रखा जाता है। वहीं पर जंतु संग्रहालय की अगर हम बात करें तो जंतु संग्रहालय में मृत जंतुओं को संरक्षित करके रखा जाता है। ये छोटे आकार के, मध्यम आकार के या बड़े आकार के हो सकते हैं। जनरली जो मृत जंतु है अगर छोटे आकार के हैं तो उनका स्पेसिमेंस बनाकर, अर्थात कांच की बोतल या डिब्बों में बंद करके उसके अंदर फॉर्मेलिन डालकर उनको संरक्षित किया जाता है। या फिर ये कर सकते हैं कि अगर कोई मृत जंतु है तो उन्हें सुखाकर रखा जा सके। अगर मान के चलिए कोई कीट है तो कीटों को मारने के बाद उन्हें पिन लगाकर संरक्षित करके रखा जाता है। या कोई पशु पक्षी है तो उनके कंकाल को संरक्षित करके रखा जाता है। या कोई मृत जंतु जो बड़े आकार का है तो उसका जो विसरल मटेरियल है उसको निकालकर फेंक दिया जाता है और उसके अंदर जो है भरण पदार्थ जैसे भूसा वगैरह भरकर उसको संरक्षित करके रखा जाता है। अगर हम विश्व की बात करते हैं और विश्व में म्यूजियम की बात करते हैं तो कुछ म्यूजियम के नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें भारत और विश्व के म्यूजियम के नाम दिए हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन, यूनाइटेड स्टेट म्यूजियम वाशिंगटन। अब भारत की बात करें, वन संग्रहालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मानव जाति संग्रहालय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इंडियन म्यूजियम कोलकाता पश्चिम बंगाल। दोस्तों फिर इस संग्रहालय का क्या महत्व होता है? संग्रहालय की अगर हम महत्व की बात करें तो जीवाश्मों को क्रमबद्ध संग्रहित करने में ये काफी सहायता करते हैं। पहला महत्व क्या हो गया कि जीवाश्मों को क्रमबद्ध संग्रहित करने में ये सहायता करते हैं। दूसरा, पुराने व नए जीवों के तुलनात्मक अध्ययन में ये सहायता करते हैं। इसके अलावा विलुप्त विभिन्न प्रजातियों के जीवों व वनस्पतियों के संग्रहण अध्ययन करने में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से आपने संग्रहालय को समझा। अगर आपके आसपास कोई म्यूजियम है तो वहां विजिट कीजिए और वहां पर जाकर देखिए कि उसमें क्या संग्रह करके रखा गया है। चलिए अब देखते हैं जंतु उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन, जिसे हम जू भी कहते हैं, चिड़ियाघर भी कहते हैं। वह सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान जहां पर अनेक वन्य प्राणियों को एक साथ जीवित अवस्था में प्रदर्शनी के हेतु रखा जाता है, जंतु उद्यान कहलाता है। भाई कोई वन्य प्राणी किन्हीं कारणों से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या फिर उसकी बहुत सारी जातियां विलुप्त होते जा रही है, तब ऐसी अवस्था में उन वन्य प्राणियों को जिस स्थान पर सुरक्षित रखा जाता है वह स्थान ही जंतु उद्यान या जूलॉजिकल गार्डन कहलाता है। एक बार पुनः परिभाषा देखिए कि वह सुरक्षित एवं संरक्षित स्थान जहां पर
अनेक वन्य प्राणियों को एक साथ जीवित अवस्था में सुरक्षित तौर पर प्रदर्शन हेतु रखा जाता है, जंतु उद्यान कहलाता है। इसे हम जू या चिड़ियाघर भी कहते हैं। विश्व में लगभग 1000 से ज्यादा संगठित चिड़ियाघर हैं। 1000 से ज्यादा संगठित चिड़ियाघर हैं। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत में लगभग 300 से ज्यादा प्राणी उद्यान या चिड़ियाघर हैं। सबसे पहले प्राणी उद्यान की स्थापना जो है अमेरिका में 1800 ईस्वी में की गई थी। सबसे पहले कहां पर स्थापित किया गया था? 1800 में अमेरिका में स्थापित किया गया था। भाई प्राणी उद्यान स्थापित करने के क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या मायने रखते हैं? तो देखिए, तो जंतु उद्यान या प्राणी उद्यान प्राकृतिक परिवेश की तरह तथा प्राकृतिक स्थल के समीप होना चाहिए। भाई जहां पर भी जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना की जा रही है वो कैसा होना चाहिए? वो प्राकृतिक परिवेश की तरह तथा प्राकृतिक स्थल के करीब होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जंतुओं को उनके प्राकृतिक वास स्थान की तरह ही उनके आवास प्राणी उद्यान में विकसित होने चाहिए। जैसे वातावरण में जंतु रहता है वैसा ही वास स्थान जूलॉजिकल गार्डन में भी विकसित किया जाना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि बाह्य शत्रु एवं आघात से सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। भाई किसी भी प्रकार की उनको हानि ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही यह स्थल संरक्षण के साथ साथ प्राणियों के प्रजनन हेतु भी उपयुक्त होना चाहिए। यह स्थान संरक्षण के साथ साथ प्राणियों के प्रजनन हेतु भी उपयुक्त होना चाहिए। साथ ही एक अन्य लक्ष्य देखें कि यह वन्य प्राणियों से संबंधित शैक्षिक सूचनाओं से परिपूर्ण होना चाहिए। अर्थात जिस भी प्राणी को जूलॉजिकल गार्डन में रखा गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है एक बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख चिड़ियाघरों की बात करें तो अलीपुर प्राणी उद्यान कोलकाता जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, उसी प्रकार से LN1 प्राणी उद्यान कानपुर, हरिनगर प्राणी उद्यान चेन्नई, इसके अलावा नंदनकानन प्राणी उद्यान भुवनेश्वर तथा राजकीय प्राणी उद्यान कोहिमा प्रमुख रूप से हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे प्राणी उद्यान हैं। अगर हम प्राणी उद्यान की जूलॉजिकल गार्डन के महत्व की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि विलुप्त होने वाले प्राणियों को इसमें संरक्षित किया जाता है। ठीक है, पहली बात क्या है कि ऐसे प्राणी जो विलुप्त हो चुके हैं, जिन्हें चोट पहुंच चुकी है, उनको संरक्षित कहाँ किया जाता है? भाई चिड़ियाघर में संरक्षित किया जाता है। दूसरी बात, जंतुओं को यहाँ पर उचित पोषण प्राप्त होता है जिससे इनकी उम्र 5 से 6 वर्ष बढ़ जाती है। भाई उचित खान पान प्राकृतिक आवास मिलने के कारण उनकी उम्र कैसी होती है? 5 से 6 वर्ष बढ़ जाती है। इस दौरान एक बात नोट करने योग्य है कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जूलॉजिकल गार्डन है वो मनोरंजन के साधन के रूप में भी होते हैं। इसके अलावा जूलॉजिकल गार्डन स्टूडेंट्स एवं शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के साधन भी होते हैं। टैक्सोनॉमिक टूल्स या वर्गीकीय सहायता साधन में वर्गीकीय साहित्य या टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। दोस्तों, टैक्सोनॉमी का अध्ययन करने के लिए, टैक्सोनॉमी को समझने के लिए जरूरी है कि उससे संबंधित जो है लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध हो, तभी हम किसी पर्टिकुलर जो जीव है उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं और उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक साहित्य के अंतर्गत, टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के अंतर्गत ऐसे ही पाठ्य सामग्री को, प्रिंटेड सामग्री को शामिल किया जाता है जो वैज्ञानिक कार्य के समुचित निष्पादन हेतु उस विषय से संबंधित साहित्य या प्रिंटेड सामग्री इसके अंतर्गत इंक्लूड होती है। वर्गीकीय में विवरण, नामकरण, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित साहित्य का उपयोग वर्गीकीय से संबंधित नई खोजों या पूर्व में स्थापित तथ्यों की जांच व निराकरण में आवश्यक होता है। अर्थात जो भी प्रिंटेड सामग्री है वो नई खोजों में सहायता करती है या पहले से जो स्थापित तथ्य हैं उनको वे सही है या नहीं है उनकी जांच करने में ये सहायक होती है। अब ये प्रिंटेड सामग्री में क्या हो सकती है? प्रिंटेड सामग्री में हो सकता है सूची पत्रक हो सकता है, फ्लोरा हो सकता है, नियम पुस्तिका हो सकती है, फौना हो सकता है, सूची पत्र हो सकता है, मोनोग्राफ हो सकता है, जर्नल हो सकता है या अंतराली पाठ्य सामग्री हो सकती है। इन पर ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा समझने की आवश्यकता है।